गाजा की घुटन भरी, दम तोड़ती हुई जमीन पर एक बार फिर शुक्रवार की सुबह विस्फोटों की आवाज गूंज उठी और दुनिया ने देखा कि कैसे इतने महीनों की विनाशकारी लड़ाई में भी घायल लोगों को राहत देने वाली युद्ध विराम की उम्मीदें बार बार दबी रह जाती हैं। क्योंकि फिलिस्तीन के अवरुद्ध गाजा क्षेत्र में इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए ताज़ा हमले में हमास के 5 लड़ाके मारे गए और इस घटना ने एक बार फिर उस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया कि इस संघर्ष में जमीनी स्थिति अभूतपूर्व स्तर पर जटिल और तनावपूर्ण है। इजरायल का दावा है कि ये लड़ाके रफा में स्थित भूमिगत सुरंगों से बाहर निकलकर इजरायली सैनिकों की ओर बढ़ रहे थे और ये इजरायली फोर्सेस के लिए खतरा बन रहा था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। जबकि गाजा के स्थानीय प्रशासन और फिलिस्तीनी परिवारों का कहना है कि यह हमला युद्ध विराम की भावना का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे क्षेत्र में मौजूद सैकड़ों नागरिक और भी अधिक असुरक्षित हो गए हैं। रफा में पिछले महीने घोषित युद्ध विराम के बावजूद हमास के करीब 200 लड़ाके सुरंगों के भीतर फंसे हुए हैं। वे बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि पूरा इलाका इजरायली नियंत्रण में है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के बीच लगातार इस पर बातचीत चल रही थी कि इन लड़ाकों को सुरक्षित निकलने दिया जाए। लेकिन बातचीत आगे बढ़ने से पहले ही 5 लोगों की मौत ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इजरायल ने पहले ही एक कठोर शर्त रखी थी कि सुरंगों में फंसे सभी लड़ाके बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करें, तभी उन्हें रिहा किया जाएगा। लेकिन हमास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वे लड़ाके किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ संगठन बल्कि पूरी फिलिस्तीनी जनता की मनोवैज्ञानिक पराजय होगी। इसी बीच गाजा सिटी के स्थानीय अधिकारियों ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि युद्ध विराम के दौरान भी इजरायली सेना धीरे धीरे शहर के भीतर आगे बढ़ रही है और एक येलो लाइन, एक अदृश्य लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सीमा रेखा को धीरे धीरे विस्तार दिया जा रहा है, जिससे कई मोहल्लों में रहने वाले परिवार टैंकों और गोलाबारी के बीच फंस गए। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने सीमा के संकेतक हटा दिए और लगभग 300 मीटर भीतर तक प्रवेश किया, जिससे कई लोग अपने घरों में फंस गए और बाहर निकलने की कोई राह नहीं बची। शुक्रवार को भी दक्षिण गाजा के खान यूनुस क्षेत्र में भारी बमबारी और तोपखाने से हमले की खबरें आईं, जिनमें एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत और कई लोग घायल हो गए। इससे पहले बुधवार को किए गए वायु हमलों में 25 फिलिस्तीनी मारे गए थे और गाजा मीडिया कार्यालय का कहना है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद से ही इजरायल ने 400 से अधिक बार विभिन्न प्रकार के हमले किए हैं, जिनमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गाजा प्रशासन ने अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की से तुरंत हस्तक्षेप करने और असली युद्ध विराम लागू करवाने की अपील की है। उनका कहना है कि येलो लाइन के जरिए आधे से अधिक गाजा क्षेत्र को आसानी से नियंत्रित किया जा रहा है और इसे स्थायी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और बिटसेलम जैसे संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि ये सैन्य अभियान मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के इजरायल के साथ बढ़ते गुप्त संपर्कों की बात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि लंबे समय से फिलिस्तीन मुद्दे पर कठोर रुख रखने वाला पाकिस्तान अचानक इजरायल के साथ छोटे बड़े स्तर पर बातचीत करने लगा है और ये सब एक व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे अमेरिका चुपचाप आगे बढ़ा रहा है, विशेष रूप से अब्राहिम अकॉर्ड्स के दूसरे चरण से संबंधित प्रयासों के तहत। रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में लंदन के वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट फेयर में इजरायल के पर्यटन विभाग के प्रमुख माइकल इजहाकोव ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार सरदार यासिर इलियास खान से खुलकर मुलाकात की, जो दोनों देशों के बीच बिना औपचारिक संबंधों के बावजूद हैरान करने वाली घटना थी। इसके बाद एक और खबर आई कि न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी यहूदी कांग्रेस के प्रमुख डैनियल रोजन से चुपचाप मुलाकात की, हालांकि दोनों पक्षों ने इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। इन सभी घटनाएं मिलकर ये संकेत देती हैं कि पाकिस्तान, इजरायल और अमेरिका के भीतर एक गहरी कूटनीतिक बातचीत चल रही है और इसका व्यापक असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। शार्म अल शेख सम्मेलन भी इसी बदलते माहौल का प्रतीक था, जहां गाजा युद्ध की गंभीर पृष्ठभूमि में मुस्लिम देशों की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में न तो इजरायल था और न हमास। इस वजह से इसे प्रतीकात्मक कदम माना गया और आलोचकों का कहना है कि ये सम्मेलन अमेरिका समर्थित क्षेत्रीय ढांचे को मजबूत करने का एक मंच बन गया है। दुनिया भर में इजरायल की कार्रवाइयों के खिलाफ जनमत तेजी से बढ़ रहा है। यूरोप में फ्रांस, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और बेल्जियम जैसे देश फिलिस्तीन राज्य की मान्यता पर आगे बढ़ रहे हैं। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई देशों की संसदों में इजरायल के खिलाफ संभावित आर्थिक और राजनीतिक उपायों पर खुलकर चर्चा हो रही है। इसी विस्फोटक माहौल के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि उनका देश रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की योजना पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय देशों ने आपत्ति जताई कि ये योजना रूस को बहुत अधिक फायदा देती है।
अमेरिकी मसौदे में कहा गया है कि यूक्रेन डॉनबास क्षेत्र छोड़ देगा, सेना की संख्या सीमित रखेगा और कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। वहीं रूस को G8 में वापस लाने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग देने की भी बात कही गई है। ये प्रस्ताव एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक दस्तावेज है और यूक्रेन ने कहा है कि वो इसका गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। इसके भीतर 28 बिंदु शामिल हैं जिन पर यूक्रेन की टीम और अमेरिका के प्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं। इससे इधर दुनिया का ध्यान गाजा और यूक्रेन दोनों युद्धों पर बटा हुआ है। लेकिन इसी समय मॉस्को से भी एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई जब रूस ने ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायल और अमेरिका के कथित हमलों की आलोचना की और कहा कि वो इस मुद्दे का हल केवल राजनीतिक माध्यमों से चाहता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि किसी भी परमाणु स्थल पर सैन्य हमला पूरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और रूस ऐसी कार्रवाई को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान को ये गारंटी मिलनी चाहिए कि उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर अब कोई हमला नहीं होगा। साथ ही पश्चिमी देशों को चाहिए कि वे सैन्य धमकियों और संकेतों की भाषा छोड़कर फिर से वार्ता की मेज पर लौटें। इन सभी घटनाओं ने मध्य पूर्व, यूरोप, दक्षिण एशिया और रूस ईरान संबंधों को एक अभूतपूर्व भू राजनीतिक मोड़ पर ला दिया है, जहां युद्ध, कूटनीति, दबाव, प्रतिरोध, जनमत और रणनीतिक पुनर्संतुलन सब एक साथ उलझे हुए हैं। और दुनिया के सामने सवाल ये है कि क्या आने वाले महीनों में संघर्ष और बढ़ेगा या कोई नई बातचीत किसी नए समझौते की राह खोलेगी। गाजा में सुरंगों में फंसे लड़ाके, खान यूनिस के घायल नागरिक, रफा के विस्थापित परिवार, यूरोप में सड़कों पर प्रदर्शन करते लोग, यूक्रेन के थके हुए सैनिक, तेहरान के भीतर तनाव की हवा और इस सब पर दुनिया की परिषदों, सम्मेलनों और शक्ति केंद्रों के फैसले सब मिलकर इस समय इतिहास के उस मोड़ को गढ़ रहे हैं जहां युद्ध विराम, मानवीय राहत और स्थायी समाधान की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। और यही वो बात है जो आज सबसे तेज आवाज में उठ रही है कि चाहे राजनीतिक मतभेद कितने ही गहरे क्यों ना हो, लेकिन मानवीय सुरक्षा और शांति की दिशा में ठोस कदम बिना किसी देरी के उठाए जाने चाहिए ताकि ये लगातार जलता हुआ भूभाग और अधिक तबाही का सामना ना करे।